हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमेशा से ये कहता आया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। पिछले कई साल से इस शख्स पर बहुत ज्यादा तहकीकात की जा रही हैं, मगर आज तक इसके बारे में कोई भी नहीं जान पाया था कि वो कहाँ है, किस हाल में है और किस तरह अपना गैंग चला रहा है। कुछ अर्सा पहले भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने दाऊद इब्राहिम का खोज लगाने में थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की थी, मगर इस चीज की भनक दाऊद को पड़ गई और वो एक मर्तबा फिर धुआं बनकर बिल्कुल ही गायब हो गया। मगर इसके बावजूद जो मालूमात दाऊद के हवाले से सामने आई हैं, वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की नींदें हराम करने वाले इस अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियो को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, दाऊद इब्राहिम के बारे में जो ताज़ा मालूमात अब सामने आई हैं, उनमें पता चलता है कि किस तरह इसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम की मुंबई में मौत हुई, कैसे दाऊद ने अपने भाई की मौत का बदला लिया और इन तमाम गैंग्स का नाम और निशान भी मिटा डाला कि जो उसके रास्ते की रुकावट बन रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, दाऊद इब्राहिम का इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है तो वो मुंबई का पठान गैंग, जिसने दाऊद के भाई को भी एक गैंग वार के दौरान मार डाला था। कुछ अर्सा पहले दाऊद के बारे में ये खबर सामने आई थी कि उसने मुंबई को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और वो दुबई शिफ्ट कर गया है। दुबई जाने के बाद उसके साथी छोटे राजन ने उसका सारा काम भारत में संभाला। छोटा राजन दाऊद का इतना पक्का साथी था कि उसे भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद का दमाग कहने लगी थी। मगर फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में झगड़ा होने के बाद अलहदगी हो गई। उसके बाद छोटा राजन भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने लगा और उनकी मदद से दाऊद की तलाश एक मर्तबा फिर शुरू की गई। जैसे ही दाऊद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया तो 6 माह की मेहनत के बाद जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ भी ना मिल पाया तो उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया कि दाऊद को पाकिस्तानी एजेंसियां पाकिस्तान ले जा चुकी हैं। 1993 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस इल्जाम को बहुत शिद्दत से पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की कि दाऊद को पाकिस्तानी एजेंसियां अपने मुल्क मुंतकिल कर चुकी हैं। उस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसियों ने यह दावा भी किया था कि दाऊद इब्राहिम कराची के इलाके क्लिफ्टन में रिहाइश पजीर है। 2003 में अमेरिका ने दाऊद को पूरी दुनिया के लिए एक खतरा डिक्लेयर किया और कहा कि इसे तलाश करने के लिए पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की मदद ली जाएगी। उसके 2 साल बाद साल 2005 के दौरान दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी की खबर सामने आई। भारतीय इदारों ने दावा किया कि उसकी बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हो रही है। उस जमाने भारतीय खुफिया एजेंसियों के जेम्स बॉन्ड कहलाने वाले अजीत डोवल ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम ऑपरेशन दाऊद रखा गया। इस खुफिया ऑपरेशन में मौजूद एजेंट्स ने खोज लगाई कि दाऊद की बेटी की शादी सऊदी अरब में और रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होगी। ये वो पहला मौका था कि जब पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को ये मालूम पड़ा कि दाऊद इब्राहिम किस वक्त किस जगह पर पहुंचेगा और उसकी लोकेशन क्या होगी। उस मौका पर उसे गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बनाया गया, मगर भारतीय खुफिया एजेंसियां इस सुनहरी मौके से भी फायदा उठाने में नाकाम रही और अजीत डोवल अपनी नाकाम टीम को लेकर भारत वापस चला गया। अजीत डोवल ने अपने ऑपरेशन इब्राहिम को हर सूरत कामयाब बनाने के लिए छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर्स को भी साथ लिया था, मगर दाऊद इब्राहिम उनका भी उस्ताद साबित हुआ था और अजीत डोवल की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई थी। हालांकि इस ऑपरेशन के नाकाम होने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने माना था कि दाऊद अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सऊदीया भी गया और दुबई भी उसने अपना एक जाली पासपोर्ट अली मियां के नाम से बनवाया था, जिसे बाद में ट्रैक करके ब्लॉक कर दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस शादी के बाद जावेद मियांदाद से पूछा कि क्या दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी की शादी में शामिल हुआ था, तो जावेद ने जवाब दिया कि सभी इस शादी में शरीक हुए थे। फिर इसके 5 साल बाद मार्च 2010 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने दावा किया कि उन्हें दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में 4 एड्रेस मिले हैं। इनमें से पहले एड्रेस का नाम व्हाइट हाउस था, जिसे दाऊद का पसंदीदा तरीन बंगला कहा जाता था। ये बंगला कराची के इलाके क्लिफ्टन में सऊदी मस्जिद के पास वाक़ है। दाऊद का दूसरा एड्रेस हाउस नंबर 3738 स्ट्रीट डिफेंस अथॉरिटी कराची, तीसरा एड्रेस कराची के हिल एरिया नूराबाद में बहुत बड़ा बंगला और चौथा एड्रेस हाउस नंबर 29 स्ट्रीट नंबर 22 S6/2 मार्गला रोड कराची। यूएन ने जब ये सारे एड्रेस लिस्टेड किए तो उन्होंने ये भी कहा कि दाऊद के पास जो पासपोर्ट मौजूद है वो रावलपिंडी
रावलपिंडी से इशू हुआ और कराची ऑफिस से भी उसका काम किया गया था। इसके अलावा ये भी बताया गया कि दाऊद के पास 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जिनको इस्तेमाल करके दाऊद अक्सर इस्लामाबाद जाता रहता है। ये सब मालूमात उस वक्त झूठ का पलंदा साबित हुई कि जब इन जगहों को मुसलसल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और वहां से दाऊद का कोई नामो निशान ना मिल पाया। फिर साल 2012 में एक क्राइम जर्नलिस्ट हुसैन जैदी ने एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने दावा किया कि दाऊद कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ अपने बंगले में रहता है। उस बंगले का नाम व्हाइट हाउस रखा गया है। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि दाऊद की 3 बेटियों के बाद जब उसका पहला लड़का जिसका नाम मोइन था वो पैदा हुआ तो दाऊद ने क्लिफ्टन एरिया में ही मोइन पैलेस के नाम से एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया। इस बंगले में दाऊद अपने तमाम अहम तरीन मेहमानों के साथ मुलाकातें और मुख्तलिफ डील्स किया करता था। इस किताब में उन्होंने ये दावा भी किया कि उस जमाने कराची में दाऊद को शेख दाऊद हसन के नाम से पुकारा जाता था। फिर इसके कुछ साल बाद यानी 2016 में यूएन ने जो अपनी लिस्ट में दाऊद के घरों की लिस्ट छापी थी उनमें से एक एड्रेस निकाल दिया गया क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ था और बताया गया कि ये तो दाऊद के बजाय पाकिस्तान की यूएन के लिए काम करने वाली सफीर मलिहा लोधी का घर था। फिर जून 2018 के अंदर FATF ने पाकिस्तान में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में डाल दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि 2019 तक पाकिस्तानी हुक्काम दाऊद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करें। फिर कई साल गुजर गए मगर कुछ भी न हो सका। भारतीय मीडिया ने 23 अगस्त 2020 को खबर चलाई कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी काम करने वाले 88 लोगों पर पाबंदी लगाई है। इन तमाम लोगों में से एक दाऊद भी था। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान ने दाऊद के 3 एड्रेसेस भी मेंशन किए थे। उनमें पहला व्हाइट हाउस कराची, दूसरा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और तीसरा नूराबाद का पैलेस नुमा घर था। 2020 में एक अंडरवर्ल्ड डॉन और डी कंपनी का एक बहुत ही क्लोज बंदा जिसका नाम इजाज लकड़ावाला था, उसे मुंबई पुलिस ने पटना के एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया कि जब वो नेपाल जाने के लिए जहाज में बैठने लगा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि दाऊद पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर रहता है। दाऊद को एक खतरनाक बीमारी गैंग्रीन भी लाहक हो चुकी है और इसकी बहुत सी मुलाकातें दाऊद के साथ होती रही हैं। इसलिए इंटरव्यू के बाद छोटा शकील नामी बंदा जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का मैनेजर और इसका वफादार तरीन साथी भी रहा था, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आपकी एजेंसीज के पास दाऊद के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं वो तमाम की तमाम गलत हैं। दाऊद बिल्कुल फिट और हट्टा कट्टा है। इसे किसी किस्म की कोई खतरनाक बीमारी भी लाहक नहीं हुई है। इसके 2 साल बाद सितंबर 2022 में भारत की एक खुफिया एजेंसी NIA ने दावा किया कि उन्होंने दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशा पारकर से पूछताछ की है, जिसके दौरान उसने बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी शादी कर ली है। उस वक्त तक उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी नहीं दी है। 2 महीने पहले मेरी मुलाकात दाऊद की पहली बीवी से दुबई में हुई थी और वहीं मुझे ये भी मालूम हुआ कि दाऊद की पहली बीवी भारत में मौजूद दाऊद के रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस के जरिए राब्ते में रहती है। उसने NIA को ये भी बताया कि दाऊद ने कराची में अपने सारे ठिकाने तब्दील कर लिए हैं और अब वो कराची में मौजूद अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के करीब डिफेंस सोसाइटी में रहता है। इस जगह पर दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम भी पिछले काफी अरसे से रह रहा है। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का क्राइम पार्टनर है जो हर मुश्किल वक्त में दाऊद का भरपूर साथ देता चला आया है। दाऊद की उम्र इस वक्त 68 साल के करीब पहुंच चुकी है। यही वजह है कि उसने अब अपने सारे धंधे अनीस और छोटा शकील के हवाले करके सुकून की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि दाऊद को पकड़ने में पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंट्स कब और किस तरह कामयाब होते हैं और किस तरह से दाऊद को पकड़ा जाता है। आज तक तो भारत ने जितनी भी कोशिशें की हैं वो दाऊद को पकड़ने में नाकाम रहा है और सिर्फ दाऊद ही नहीं बल्कि और बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जिनको भारत ने हमेशा पकड़ने की कोशिश की और वो उनकी खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे से निकलने में कामयाब हो गए। भारतीय खुफिया एजेंसियों की इन्हीं नाकामियों की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसियों की कोई इज्जत कोई एहतराम बाकी नहीं रहा है। अगर इनके अंदर किसी भी किस्म की कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती या इनके अंदर किसी भी किस्म की सलाहियत होती तो वो इतने बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने में इस तरह से नाकाम ना होती।